हाँ जी बच्चा पार्टी, शुरू करें। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 107 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 107 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है आपके सामने मायर्ड। रेफरेंस क्या लिखा है? There is anxiety as the next phase of Israel-Iran escalation remains mired in uncertainty. अब यहाँ पे जो mired यूज हो रहा है ये बेसिकली एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, और मीनिंग की बात करें तो उसका मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी किसी कठिन परिस्थिति में होना, किसी कठिन परिस्थिति में होना, फंसे होना, एंटेंगल्ड होना, उसको हम बोलते हैं मायर्ड। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं इसको। अब ये जो इमेज है बेसिकली आप देख रहे हैं, व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है, निकलने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट्स मार रहा है, पर उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सो ये अपने आप को कैसा फील कर रहा होगा? मायर्ड, परेशानियों से घिरा हुआ, फंसा हुआ। दो और एग्जांपल्स हैं। राफेल डील कंट्रोवर्सी, द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर फाइटर जेट्स वाज मायर्ड इन एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल एक्यूजेशंस। जो डिफेंस डील हुई थी राफेल डील, उसमें हमने देखा कि वो किस कारण जो गवर्नमेंट थी वो अपने आप को फंसा हुआ पा रही थी। वो किस कारण पा रही थी? क्योंकि आरोप लग रहे थे लगातार कि करप्शन हुआ है इसमें। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने अपने आप को, या डील ने अपने आप को कैसा पाया? फंसा हुआ पाया। किस कारण से? एलिगेशंस के कारण से। कोल एलोकेशन स्कैम, द यूपी गवर्नमेंट वाज मायर्ड इन कंट्रोवर्सीज ओवर कोल ब्लॉक एलोकेशंस। चाहे कोल एलोकेशन स्कैम की बात हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की बात हो, यूपी गवर्नमेंट ने अपने आप को फंसा हुआ पाया था उन दिनों। ठीक है, 2014 से कुछ टाइम पहले की बात है ये। सो मायर्ड आपके लिए ये था एग्जाम्पल, और 4 एग्जाम्पल्स और हैं। द लीगल केस हैज़ मायर्ड द कंपनी इन एन एंडलेस डिस्प्यूट। अब यहाँ पे आप नोटिस करें, ये जो मायर्ड है ये बेसिकली V3 है, यानी कि वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। लीगल केस ने कंपनी को मायर किया, यानी कि एक तरीके से कठिन परिस्थिति में डाला, एक एंडलेस डिस्प्यूट में फंसा दिया। चलता जा रहा है केस, कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। द कंपनीज एफर्ट्स टू एक्सपेंड वर मायर्ड इन ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। कोई कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है, पर वो एक जगह पे अपने आप को कठिन परिस्थिति में पा रही है। वो कहाँ पे पा रही है अपने आप को? कठिन परिस्थिति में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि लाइसेंसेस नहीं मिल रहे हैं उनको। वो उनकी जो फाइल है या जो एप्लीकेशन है वो लटकी हुई है गवर्नमेंट के प्रोसेस। द आर्टिस्ट वर्क मायर्ड इन ब्रिलियंस। यहाँ पे ये गलत हो गया। मायर्ड एक नेगेटिव कोनोटेशन लिए होता है, और यहाँ पे ब्रिलियंस एक पॉजिटिव कोनोटेशन लिए हुए है, इसीलिए गलत है। द कंट्री वॉज मायर्ड इन पॉलिटिकल स्कैंडल्स दैट शुक इट्स गवर्नेंस टू द कोर। कोई कंट्री है वो अपने आप को कठिन परिस्थिति में पा रही है क्योंकि लगातार पॉलिटिकल स्कैंडल्स हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और गवर्नमेंट को पूरी तरीके से झंझोर दिया इस चीज़ ने। बिल्कुल सही है। आई होप आपको मायर्ड का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों समझ में आए हो। सिनोनिम्स की बात करें तो एंटेंगल्ड, एम्ब्रॉयड अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है 2 बजे वाले सेशन में। इन्वॉल्व, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो अनटेंगल्ड, फ्री या फिर लिबरेटेड, आज़ाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। फ्लाउंडर, रेफरेंस क्या है? इंटेंस मल्टी कंट्री एफर्ट्स फॉर सीज फायर, यानी कि शांति, लेड बाय द US, इजिप्ट एंड कतर हैव फ्लाउंडर्ड, buffeted by Israeli desire for a permanent end or irreplaceable degradation of Hamas military and governance structures. Okay, flounder verb है, क्या मीनिंग है? To struggle or move with great difficulty, यानी कि बढ़ तो रहा है कोई आगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट के साथ, बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं। फ्लाउंडर कर रहा है वो। ठीक है, ये इमेज देखें। अब ये कोई स्टीप हिल हो सकता है, ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, बाजू में ताकत नहीं बची, एनर्जी नहीं बची शरीर में, स्टिल वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जाते हैं, वापस नीचे खिसक आते हैं, फ्लाउंडर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं डिफिकल्टी में। विदाउट प्रॉपर गाइडेंस द न्यू रिक्रूट्स फ्लाउंडर्ड इन देयर असाइनमेंट्स। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली तो जो नए बंदे कंपनी ज्वाइन करते हैं वो फ्लाउंडर कर रहे हैं असाइनमेंट्स में, यानी गलतियाँ कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं उनको असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए। बिल्कुल सही है। The company floundered in success, achieving record profits. Again negative connotation लिए flounder, और यहाँ पे positive दिया हुआ है, गलत है ये। Contradictions दिख रहे हैं। The business floundered after its main investor pulled out unexpectedly. जो मेन इन्वेस्टर थे बिजनेस में, उन्होंने हाथ खींच लिया, वो अलग हो गए कंपनी से, तो ऑब्वियसली बिजनेस फ्लाउंडर कर गया। नहीं, अब वो बहुत परेशानियों का सामना कर रहा है और एफर्ट्स मार रहा है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, शी फ्लाउंडर्ड in the water, unable to swim against the strong current.
बहुत तेज है धारा, वो तैरना चाह रही हैं पर धारा इतनी तेज है कि थपेड़े पड़ रहे हैं पानी के और बहुत परेशानी हो रही है उनको, फ्लाउंडर कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, अगेंस्ट द करंट तैरने में। स्ट्रगल, सिनोनिम्स स्टम्बल, फॉल्टर, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स थ्राइव यानी ग्रोथ लेना, बहुत तेजी से आगे बढ़ना। सक्सीड यानी सफलता प्राप्त करना, ये सारे एंटोनिम्स हैं इसके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगेन वर्ड है हमारे सामने बफेट। अब ये जो वर्ड है ना बहुत कॉमन है। कॉमन इसलिए क्योंकि आप शादी या पार्टीज वगैरह में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे बुफे लगा होता है ना। वो बुफे होता है नाउन के तौर पे, और उसका मतलब होता है बेसिकली जहाँ खाना लगा हो, जहाँ आप खुद तरीके से सेल्फ सर्विस करते हैं, अपने आप को सेल्फ सर्व करते हैं, अपने आप को प्लेट लेते हैं, उसमें खाना रखते हैं, बुफे। ठीक है, पर यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन ही है बफेट। बफेट, ट साइलेंट नहीं है। ठीक है, और ये वर्ब के तौर पे यूज होगा यहाँ पे, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है। मीनिंग क्या है, हम बात करते हैं बफेट की किस कॉन्टेक्स्ट में, मिसफॉर्च्यून्स और डिफिकल्टीज यानी परेशानियों के कॉन्टेक्स्ट में। अफ्लिक्ट और हार्म समवन रिपीटेडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, किसी को बहुत लंबे समय तक अगर आप परेशान करते रहें, उसके ऊपर कठिनाइयाँ बोझ देते रहें, तो आप बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बफेट कर रहे हैं। एक और मीनिंग होता है जब आप लगातार किसी को पीटते हैं, थप्पड़ मार रहे हैं लगातार, या किसी चीज़ से हिट कर रहे हैं लगातार, या घूसा मार रहे हैं लगातार, बफेट। ठीक है, वो भी कॉन्टेक्स्ट होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी के ऊपर आप तरीके से परेशानियां लाद रहे हैं लगातार। अफ्लिक्ट और हार्म समवन रिपीटेडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय से। Examples: the Indian healthcare system was buffeted by the sudden surge in COVID-19 cases during the second wave, overwhelming hospitals and causing a shortage of medical supply. हमने देखा कोविड-19 की जो सेकेंड वेव थी उसमें हेल्थ केयर सिस्टम कलेप्स कर गया और महीनों तक कैसा रहा, बफेटेड, है ना, परेशानियां झेलता रहा। हाँ, महीनों तक, 4 महीने 5 महीने लगातार हॉस्पिटल्स भरे रहे थे। मॉनसून फ्लड्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो केरला वाज बफेटेड बाय सीवियर फ्लड्स इन 2018 व्हिच डिस्प्लेस्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होम्स। उस समय 2018 में केरला वाज बफेटेड बाय सीवियर फ्लड्स, है ना, लगातार जो बाढ़ आई वहाँ पे अलग अलग, उससे केरला बहुत ज़्यादा एक तरीके से तबाह हो गया था। ठीक है, 4 और एग्जाम्पल्स हैं। द स्टॉक मार्केट वाज बफेटेड बाय इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी causing widespread panic among investors, बिल्कुल सही है। The citizens of the country were buffeted by the harsh economic conditions, making survival difficult, भी बिल्कुल सही है। The tree buffeted gently, अब ये गड़बड़ हो गई वापस से, ये नेगेटिव कोनोटेशन लिए हुए, ये पॉजिटिव कोनोटेशन लिए हुए, नहीं हो सकते, गलत है ये। The ship was buffeted by massive waves, making it hard for the crew to stay on course, ये बिल्कुल सही है। बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, तो शिप को बहुत परेशानी हो रही है, लगातार वो एक तरीके से हार्म सह रहा है या खतरा सह रहा है, और क्रू चलती रहे इसके लिए बहुत डिफिकल्टी पैदा हो रही है उनके सामने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया बफेट का मीनिंग। अफ्लिक्ट, हार्म, टॉर्मेंट, किसी को तरीके से झंझोड़ देना पूरी तरीके से, और किस तरीके से, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आप टॉर्मेंट कर रहे हैं। टॉर्मेंट यानी उसको परेशान कर देना, है ना, झंझोड़ भी नहीं, झंझोड़ना तो अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया, आप परेशान कर रहे हैं, टॉर्मेंट कर रहे हैं उसको। कंफर्ट, रिलीव, सूद, ये तीनों हैं इसके एंटोनिम्स, और तीनों का जो मीनिंग है यानी कि आप किसी को आराम पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा, ठीक है, रेफरेंस क्या है, इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्टेप इजराइल रिसेंटली डिक्लेयर्ड द यूएन सेक्रेटरी जनरल पर्सोना नॉन ग्रेटा एंड बार्ड हिज एंट्री। इसका मीनिंग है an unacceptable or unwelcome person, unacceptable और unwelcome person यानी कि एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि भैया आपकी एंट्री नहीं हो सकती, आप यहाँ पे वेलकम नहीं है, आप जा सकते हैं, आपकी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, आपकी एंट्री डिनाइड है, पर्सोना नॉन ग्रेटा। यू हैव बीन बैंड, अब किसी वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन आप करना चाहते हो और वहाँ पे इस तरीके का मैसेज दिखे, तो आप उस एप्लीकेशन या वेबसाइट के लिए क्या है, पर्सोना नॉन ग्रेटा। आपके स्कूल कॉलेजेस में देखें आपके कुछ ग्रुप्स होते थे, अब कोई सर्टेन ग्रुप है जिसमें आप जाएं तो लोग या तो मुंह फिर लेते थे, चुप हो जाते थे, एक तरीके से इंडिकेशन देते थे भैया आपका ग्रुप नहीं है, आप जाओ यहाँ से, पर्सोना नॉन ग्रेटा। ठीक है, तो वहाँ आप क्या होते थे, पर्सोना नॉन ग्रेटा।
His controversial actions made him a persona non grata within the organization. कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस तरीके के कुछ काम किए कंट्रोवर्शियल, जिसके कारण वो एक तरीके से बैंड हो गया. अब कोई उससे बात नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता, इंटरेक्शन नहीं चाहता. फॉलोइंग द स्कैंडल द CEO became persona non grata इन द बिजनेस कम्युनिटी. कोई स्कैंडल हुआ, अब कोई CEO है किसी कंपनी के, अगेन वो भी अलग थलग पड़ गए, बैन हो गई उनकी एंट्री हर जगह, और अब कोई उनसे मिलना नहीं चाहता. द रिस्पेक्टेड प्रोफेसर वॉज ऑनर्ड एज ए पर्सना non grata. अगेन कॉन्ट्रडिक्शन, दो अलग अलग बातें नहीं हो सकती एक सेंटेंस में. द फॉरेन एम्बेसडर वॉज डिक्लेयर्ड persona non grata एंड आस्क्ड टू लीव द कंट्री विद इन 48 hours. कोई फॉरेन एम्बेसडर है, उनको बोला भैया अब आप यहाँ पे सहन नहीं की जा सकते, आप टॉयलेट नहीं की जा सकते, 48 घंटों के अंदर हमारी कंट्री छोड़ दीजिए. ठीक है, persona non grata. अनवेलकम पर्सन, एक्सक्लूडेड फिगर, आउटकास्ट. आउटकास्ट जाति से बाहर निकाल देना, बेदखल कर देना. ठीक है. एंड एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनर्ड, आइए आपका स्वागत है. क्लेम्ड फिगर, एक्सेप्टेड इंडिविजुअल, ये सारे इसके एंटोनिम्स कंसिडर किए जा सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज वेवर. रेफरेंस क्या है? Kamala Harris would be criticized by the Trump campaign of weak leadership in the global context if the Biden-Harris administration is seen wavering in any way. यहाँ पे जो wavering है एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, वेवर वर्ब भी होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है. ठीक है. और मीनिंग क्या है? बी अनडिसाइडेड, बीच में झूल रहा है कोई, झूलना है ना, डायलेमा में कोई होता है. और जब ऐसी परिस्थिति हो जब आप डिसीजन ना ले पा रहे हो तो आप क्या करते हैं? वेवर करते हैं, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ. अनडिसाइडेड बिटवीन टू ओपिनियंस और कोर्सेज ऑफ एक्शन. क्या रास्ता लिया जाए, लेफ्ट लिया जाए या राइट लिया जाए. सो वेवर कर रहे हैं व्यक्ति, दिमाग में इनके दो ख्यालात चल रहे हैं, क्या किया जाए. ड्यूरिंग द वोट सेवरल मेंबर्स बिगेन टू वेवर इन देयर सपोर्ट फॉर द प्रपोजल. कोई वोट हो रहा हो, वहाँ पे कई सारे मेंबर्स दुविधा में पड़ गए, वेवर करने लग गए कि नहीं, यहाँ पे वोट करते हैं. ठीक है. अब हो सकता है सामने वाले पार्टी की तरफ से या जो भी जिसके लिए भी वोट हो रहा है कोई प्रपोजल दे रहे हैं तो सपोर्ट में चले गए वो, तो हम बोल सकते हैं कि उनका मन भटक रहा है यहाँ पे. ठीक है, बिल्कुल सही है कॉन्टेक्स्ट. द स्टॉक प्राइसेस वेवर्ड वाइल्डली शोइंग ग्रेट स्टेबिलिटी. हाँ, यहाँ पे वेवर भी लिखा है, यहाँ ग्रेट स्टेबिलिटी भी लिखा है. अगेन दो अलग अलग बातें, गलत है ये. ही टेंड्स टू वेवर व्हेन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफन सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स. जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं उसका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है, वो समझ नहीं पाता क्या करूं, कौन सा डिसीजन लूं, तो वो अक्सर दूसरों की एडवाइस लेता है. बिल्कुल सही है. एज द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड ही स्टार्टेड टू वेवर अनसर्टेन ऑफ हिज इनिशियल स्टांस. शुरू में कोई स्टांस, कोई व्यू पॉइंट था, जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ा उसका जो स्टांस था वो बदल गया और हमें दिखा कि वो वेवर कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो ये भी सही है. सिनोनिम्स: हेजिटेट, डिडर, वैसिलेट. वैसिलेट इधर कि उधर, लुढ़कना पटकना इधर उधर. हाँ. एंटोनिम्स: डिसाइड, कन्फर्म. एक ही चीज़ पे आप अडिग रहें तो अब आप बोलेंगे आप कन्फर्म करते हैं. दैट्स इट बच्चा पार्टी. अब हमेशा की तरह आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, हर एक वर्ड और जो फ्रेज या जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा उस पर बनाना है आपको अपना सेंटेंस. और ये जो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बने इसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में. मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं. और ये बात आप आज रियलाइज़ कर रहे होंगे जब आपका PO मेंस आने वाला है, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला भी सेक्शन अटेम्प्ट करना पड़ेगा. तो जो रोज़ लिख रहा है, सेंटेंसेस बना रहा है, डेफिनेटली उसकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बेटर होगी उनके कंपैरिजन में जो बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं. ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज माय यूजर नेम. जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से, मेक श्योर आप जुड़ें. करना ये होगा, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें इस यूजर नेम पे और मैं शेयर करूंगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ. ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है. तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 107. अब आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 107. अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी RC स्पीड क्या रही और आपका RC लेवल क्या रहा. दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली. मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ. टेक केयर.